दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर होगा। आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, आज चैप्टर होगा हमारा अध्याय 15। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखा गया। आज हम जो हम लोग जानने वाले हैं वो पादप में वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों जानते हैं कि पादप और वृद्धि यानी परिवर्धन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो परिवर्धन है और जो पादप में वृद्धि है, या चाहे तो हम मतलब एक शब्द में या एक लाइन में इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्टली जानने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करना है, विस्तार से जानना होगा, क्योंकि आप लोग के बुक में विस्तार से दिया गया है, तो विस्तार से भी हम लोग को जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पादप वृद्धि का अर्थ क्या होता है। पादप वृद्धि का अर्थ होता है दोस्तों कि पादप में यानी विकास करना। वृद्धि का आप लोग अगर जानते हैं क्या होता है, विकास करना। कोई भी पादप होगा, छोटा अवस्था से जब वो वृद्धि करने लगता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई पौधा छोटा होता है तो उस समय बहुत तेजी से वृद्धि करता है, और जैसे ही वो पौधा परिपक्व हो जाता है, एक कुछ बड़े आकार में हो जाता है, तो वह पौधा धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। क्योंकि वृद्धि तो उस सेम कंडीशन में ही करता है, लेकिन देखने में हमको ये लगता है कि वह वृद्धि जो होती है उसमें बहुत गतिमय धीरे धीरे वृद्धि करता है। क्योंकि वो जो छोटा रहता है तो उसकी शाखाएं बहुत कम रहती हैं और वो ज़्यादा दूर तक फैला नहीं रहता है। यही कारण होता है कि उस समय की जो वृद्धि होती है बहुत स्पष्ट हमको दिखाई देती है। तो पादप वृद्धि का मतलब होता है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कितने हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं, वह हार्मोन्स हम बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं बताएंगे, वह अगले लेक्चर में बताएंगे। क्योंकि अभी जो बताएंगे वो पादप वृद्धि के बारे में बताएंगे, और कौन से हार्मोन्स के कारण जो वृद्धि होता है, कौन सा हार्मोन्स के कारण वृद्धि नहीं होता है, उनसे बीमारियां होती हैं, वह सारे हार्मोन्स के बारे में हम बताएंगे अगले लेक्चर में। तो इस वृद्धि में, इस पार्ट्स में देखिए, पादप वृद्धि के बारे में जानेंगे। और परिवर्धन, परिवर्धन का अर्थ होता है दोस्तों, जब कोई बीज को अंकुरण आप कराते हैं तो जो प्रक्रिया नीचे की तरफ चला जाता है, यानी जो बीज का ऊपर का कवर फट करके जो बीज दो भागों में बढ़ जाता है, उसमें से एक नोकीला भाग निकलता है, जो पहले जमीन के अंदर छिद्र करके जाता है, और जमीन के अंदर से फिर उसी वाले पार्ट से मुड़कर ऊपर की तरफ आता है। तो जो नीचे जाने वाली प्रक्रिया होती है उसी को परिवर्धन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इस पूरी अवस्थाएं को हम क्या कहते हैं, परिवर्धन के रूप से जान सकते हैं। तो पादप में वृद्धि करना किस प्रकार का वृद्धि होता है दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो आई होप कि पादप वृद्धि और परिवर्धन के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या है जो किसके कारण मतलब एक पादप वृद्धि करता है, किसी कारण वृद्धि नहीं कर सकता है। तो हमने समझने के लिए दोस्तों देखिए, इसको हमने कई पार्ट्स में बांट दिया ताकि आप लोग को समझने के लिए सबसे आसान होगा। ठीक है, वृद्धि के प्रकार कितने होते हैं देखिए। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होता है, पहला। दूसरा वृद्धि मापयोग, और तीसरा वृद्धि के चरण, और चौथा वृद्धि की दर, और पांचवा हो जाएगा वृद्धि की अवस्थाएं। ये किस किस कंडीशन में किस प्रकार वृद्धि करता है, इन सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सर्वप्रथम आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। यानी पादप वृद्धि यानी प्राय अपरिमित होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पादप होता है वह क्या होता है कि हमेशा विभाजन करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग बताइएगा कि वह कौन सा पादप में हार्मोन्स होता है जो हमेशा वृद्धि करते ही रहता है। आप लोग सपोज मानिए कि अभी जिस समय आप लोग किसी भी जिस जगह पे हैं, उस जगह मानिए कि इस स्थान पे कोई पेड़ है, ठीक है ना, इस वाले स्थान पर क्या है, कोई पेड़ है। तो आप जब मान लीजिए कि इस समय आप देखें हैं तो बहुत छोटा है, मान लीजिए कि 5 साल का इसका उम्र है, यानी 5 साल यानी 5 वर्ष का ये पेड़ हुआ है। अब ठीक, और आपका उम्र कितना है, 10 साल का है। तो जब फिर आप मान लीजिए 50 वर्ष के बाद आएंगे, जब आपका उम्र कितना हो जाएगा, 50 साल, जब आपका उम्र 50 साल का हो जाएगा, फिर भी आप आएंगे तो देखेंगे इस पेड़ में क्या होता है, वृद्धि होते ही रहता है। ठीक है ना, इसके पहले जब आप 10 साल के थे उस समय भी देखे तो इसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। लेकिन जब 50 साल की उम्र हो गई आपकी, उस समय भी आप देखें तो क्या हो गया, उसमें वृद्धि होते ही रहता है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों कि पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होता है, हमेशा वो वृद्धि करते रहता है। तो हमने प्रश्न आपसे क्या पूछा कि वो पादप में कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसके द्वारा वो वृद्धि हमेशा करते रहता है। ठीक है ना, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, आइए हम जानते हैं। असीमित वृद्धि होता है हमेशा, ठीक है ना, किसी भी पादप छोटा या बड़ा, सारे पादप में क्या होते हैं कि असीमित वृद्धि होता है, कभी उनकी वृद्धि रुकती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों में क्या होती है कि हम लोगों में वृद्धि
रुक जाती है, ना हम लोगों में वृद्धि चलती है। हम लोगों में वृद्धि हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन कहाँ वृद्धि चलती है वो भी हम बताएंगे, लेकिन वह वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन्स होता है जो हमेशा वृद्धि करते रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पादप वृद्धि अपरिमित का अर्थ यह होता है कि असीमित वृद्धि करते रहता है। जिससे ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, पादप में ऑक्सीजन हार्मोन्स पाया जाता है जो विभाज्य उत्तक के नाम से जाना जाता है, और किसी भी पादप में ऊपर वाले शीर्ष पर ही पाया जाता है, ठीक है ना। विभाज्य उत्तक जिस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शीर्ष और एक होता है पार्श्व और एक होता है अंतर्वेशी। तो उसमें क्या होता है, शीर्ष का काम होता है पौधे की लंबाई को क्या करना, बढ़ाना। यानी आप लोग देखे होंगे कि जो भी पौधा हम लगाते हैं, छोटे अवस्था में लगाते हैं, तो उसके ऊपर वाले भाग में एक मतलब हल्का सा एक इस तरह कुछ बना हुआ रहता है, इस तरह कुछ बना हुआ रहता है। क्या करता है, पौधे को विभाजन करने में लगता है, हमेशा क्या करता है, पौधे को विभाजन करते रहता है। इसको आप तोड़ दीजिएगा ना, तो वह पौधे को विभाजन ना करके नीचे की तरफ क्या होता है, वहां से कुछ तनाएं निकल जाती है, ठीक है ना। तो पौधे में असीमित वृद्धि करने के लिए उसमें एक ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है वो हमेशा क्या करता है, वृद्धि के तौर पे ही वृद्धि करता ही रहता है। कभी भी आकर देखिएगा पेड़ में वो वृद्धि ही करता है, उसमें कोशिका विभाजन करने की उसकी क्षमता होती है, हमेशा वो कोशिका विभाजन ही करता है। दूसरे में देखिए वृद्धि माप योग। जब वृद्धि करता है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, या कोई तो कैसे हम जान सकते हैं कि इसकी क्या माप कर सकते हैं, कैसे इसको वजन कर सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए। वृद्धि शुष्क भार, ठीक है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिका की संख्याओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं या जान सकते हैं। क्योंकि देखिए यह एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। किसी भी पादप की वजन या लंबाई हम उसको नाप नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्या उसे हम मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक आधार माना गया है और एक उसको मतलब कि देखते हुए यह प्रक्रिया लाई गई जो सरल है, और इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कभी भी आप लकड़ी को देखिएगा, उसको मतलब काट करके और काटने के बाद उसको पीसवाइज करके उसको फिर उसको बिक्री किया जाता है, वजन के हिसाब से बिक्री किया जाता है। तो वही कहा गया कि किसी भी पादप को अगर यदि हम उसको वजन करना चाहें, उसके माप के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनको अलग अलग भाग में क्या करना होगा, बांटना होगा। जैसे पहले उसको वृद्धि को देख लेंगे, कितनी उसकी वृद्धि है, अगर ज्यादा वृद्धि है तो उस वृद्धि के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके शुष्क जो भार है उसका कितना वजन हो सकता है, कितना वो मतलब कि है, कितनी उसमें शाखाएं होती हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको वजन के बारे में पता कर सकते हैं। लंबाई या क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आयतन के आधार पर हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आयतन जितना बड़ा होगा, जितना दूर तक उसका ये आयतन होगा, उतना बड़ा विशाल पेड़ होगा, तो उसके आधार पर भी हम चाहें तो उसका वजन काउंट कर सकते हैं, या उनकी कोशिकाओं के आधार पर काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई पेड़ होगा, उसमें देखिएगा बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती हैं, तो उस कोशिकाओं के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह पेड़ के वजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या कम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि विभाज्य उत्तक प्रति घंटा में 17,500 कोशिका बनाती है। अगर जो विभाज्य उत्तक है, जिसको हमने शीर्ष नाम दिया है, और पार्श्व और अंतर्वेशी, तो ये दो को छोड़ दीजिए, शीर्ष को लीजिए, जो विभाज्य उत्तक में पाया जाता है, ये प्रति घंटा में 17,500 कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। 17,500 कोशिकाओं क्या करता है, प्रति घंटा में कोशिकाओं को बनाने की क्षमता उसके पास होती है। अगर यहीं पे देख लिया जाएगा, तरबूज को ले लिया जाए, तो तरबूज में कोशिका की जो आयतन होती है उसके आधार पर या उसके भार के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक तरबूज में देखा जाए तो कोशिकाओं के आकार यानी आकार में जो वृद्धि होती है, उसमें 3,50,000 कोशिकाएं वृद्धि होती है प्रति घंटा में, ठीक है ना। प्रति घंटा में 3,50,000 उसमें क्या होती है, कोशिकाएं वृद्धि होती है। यही कारण होता है कि जो तरबूज होता है वो 3 से 4 दिन यानी 2 से 3 दिन के अंदर में वो तरबूज की जो आकार होती है, साइज होती है, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें कोशिकाएं बहुत अधिक विभाजन करती हैं, ठीक है ना। आई होप कि वृद्धि माप योग आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं वृद्धि के चरण क्या क्या हो सकते हैं। वृद्धि के जो चरण है ना, वृद्धि के चरण 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या हो सकता है, विभाज्य उत्तकी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से दीर्घीकरण हो सकता है, उसके बाद परिपक्व हो सकता है। यानी परिपक्व का मतलब होता है एक परिपक्व वृद्धि, यानी एक अच्छा पेड़ बन जाना, और एक अच्छा यानी बड़ा एक क्या बोलते हैं, एडल्ट जो पेड़ होता है ना, जो परिपक्व जिसमें फल लगने लायक होता है, उसे परिपक्व पेड़ के नाम से जानते हैं।
दीर्घ मतलब दीर्घकरण का मतलब ये होता है ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, यानी धीमी गति से वृद्धि होती है। ठीक है ना। विभाज्य ऊतक का मतलब होता है, हमने बताया ना विभाज्य ऊतक में कितने हैं, 3 होते हैं। एक होता है शीर्ष, ठीक है ना, हमने बताया एक होता है क्या शीर्ष, और एक होता है पार्श्व, एक होता है पार्श्व और एक होता है अंतर्वेशी, एक होता है अंतर्वेशी। तो विभाज्य ऊतक में 3 पार्ट्स होते हैं और इन तीनों का काम होता है दोस्तों आप लोग जान लीजिए। अंतर्वेशी का जो मुख्य काम होता है, शीर्ष का जो काम होता है पौधे की लंबाई को खींचना, और पार्श्व का काम होता है उसकी मोटाई को बढ़ाना। अंतर्वेशी का काम होता है कि बार बार कोशिका क्या करना, विभाजन करना। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर जानिए, कोई यहाँ पर मान लीजिए हम एक पौधा बना दिए, ठीक है ना, कोई यहाँ पर हम एक पौधा बना दिए, कोई यहाँ पर एक हम पौधा बना दिए, ठीक, और पौधा टेढ़ा मेढ़ा है उसके लिए कोई ये नहीं है, थोड़ा सा देखिए। तो जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहा जाता है। ठीक है ना। जब आप लोग घरों में आप घर के सामने जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो देखिए ज्यादा वृक्ष लंबा ऊपर की तरफ जाने लगता है तो उसके ऊपर वाला सर को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जब ऊपर वाला इसलिए काटते हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ क्या करेगा, फैलेगा, ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो जब ऊपर वाला सर यानी शीर्ष को हम काट देते हैं तो ये ऊपर वाला भाग कट जाता है और नीचे की तरफ क्या होता है, फैलने लगता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक जो होता है पार्श्व का होता है। अब जब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो नीचे की तरफ क्या होता है, और फैलने लगता है और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ ज्यादा दूर तक क्या करती हैं, आकार घेरने लगती हैं और मोटा होने लगता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या होता है, अंतर्वेशी का काम होता है कि ये जड़ में होता है। अंतर्वेशी कहाँ होता है, जड़ में होता है। किसी भी पौधे को यहाँ से काट दीजिएगा तो काटने के बाद देखिएगा फिर उसके जड़ से क्या होता है, फिर वो तना निकल जाती है। या इसको समझने के लिए आप लोग मोथा देखें, मोथा, ठीक है ना, जो मोथा घास होता है ना उसको समझिए। मोथा जो घास होता है, अगर यदि मान लीजिए कोई जानवर है उसको यहाँ से काट दिया, तो अगर यहाँ से काट देगा फिर भी वहां से निकल जाता है। अगर पूरा यहाँ से काट दिया ना तभी उसमें से निकल जाता है। अगर कोई ऐसा बड़ा जानवर है जो पूरा इसके जमीन के लेवल से काट दिया फिर भी जाकर देखिएगा तो उसमें से वो निकल जाता है। तो इसीलिए अंतर्वेशी सभी पेड़ों के जड़ में दिया जाता है ताकि वह विभाजन जड़ से कर सके। अगर यदि कोई इसके जड़ से निकाल देगा तब वो विभाजन नहीं हो, क्योंकि वहां से अंतर्वेशी खत्म हो जाता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है वृद्धि की दर। अगर इसको वृद्धि के दर पर देखा जाए तो इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर इसकी वृद्धि की दर से देखा जाए कौन कितना ज्यादा वृद्धि करता है तो इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला अंक गणितीय के आधार पर देखा जाए तो इसमें जो कोशिकाएं बनती है इसमें 2 कोशिकाओं से क्या बनेगा, 3 कोशिका बन जाएगा। इसमें 2 कोशिकाओं से कितना बन जाएगा, 3 कोशिका बनेगा। और इस 3 से कितना कोशिका बन जाएगा, 3 से 5 कोशिका बनेगा। 3 से कितना बनेगा, 5, ठीक है ना, ये 5 कोशिका बनेगा। इस यानी अंक गणित पर देखा जाए तो इस अंक गणित पर क्या होता है, यह कोशिका बहुत कम विभाजन करती है। ठीक है ना। इसमें कोशिकाओं की जो विभाजन होती है बहुत धीमी गति से चलती है और बहुत कम विभाजन करता है। अगर यहीं पे ज्यामिति वाले में देखा जाए तो यह सेम कोशिका है, ये 2 कोशिका क्या करते हैं, अपने आप को डबल 2 गुना करती है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 कोशिका है ना, तो 2 से कितनी कोशिका बनेगी, 4 कोशिका बनेगी। 2 से कितनी कोशिका, 4। अब इन 4 से कोशिका कितनी बन जाएगी, इन 4 से कोशिका 8 बन जाएंगी। ठीक है ना। इनसे कितनी बन जाएगी, 8 कोशिका बन जाएगी। अब 8 से कितनी बन जाएंगी, 8 से 16 कोशिका बन जाएंगी। यानी इसमें 2 गुना क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का दर बढ़ते रहता है। जैसे हमने यहाँ पर तरबूज में देखा और बाकी और कोशिकाओं में देखा। ठीक है ना। तो इसमें प्रति घंटा में 17,500 जब 30 में होता है 3,50,000 होता है। तो यही प्रक्रिया होती है ज्यामिति वाले में। इसमें कोशिका जो विभाजन करता है 2 गुनी होती है, और जबकि अंक गणित पर देखा जाए तो 2 गुना से बहुत कम के आसपास में करती है। आइए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है। किसी भी पादप को अगर बढ़ने के लिए, कोई पादप ही हो या कोई भी मतलब जीव हो, उसको बढ़ने के लिए कुछ न कुछ उसमें आवश्यक तत्व होते हैं जिनके द्वारा उनकी वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा आवश्यक तत्व होते हैं जो एक पादप को वृद्धि करने में मदद करता है। तो सर्वप्रथम देखा जाएगा तो जल। ठीक है ना। जल सबका एक क्या होता है, एक स्रोत होता है। अगर उसके बिना मान लीजिए कि जल नहीं रहेगा तो कोई भी पादप वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि जल से ही क्या होता है, जीवन होता है। जिस प्रकार हम मनुष्य का भी जल ही क्या होता है, जीवन होता है, उसी प्रकार सभी जीवों के लिए जल क्या होता है, जीवन होता है। जिस पादप में अगर यदि जल नहीं मिलेगी, जल की क्षमता कम रहेगी, वह पादप विकास यानी वृद्धि नहीं कर पाता है और उसमें
अनेकों प्रकार की क्या होती है बीमारियां होने लगती है। दूसरा देखिए ऑक्सीजन। तो जल के बाद यदि दूसरा कोई एक तत्व आता है तो वो होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो समझिएगा कि वह जीव जीवित नहीं रह सकता है, और उसके ऑक्सीजन के बिना क्या होगी, वो वृद्धि रुक जाएगी। जिस प्रकार पादप में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, वो अपने जीवन यापन करते हैं, और CO2 से क्या करते हैं, जो CO2 मिलता है वो पादप के लिए होता है, और जो O2 मिलता है वह मनुष्य के लिए होता है। तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टिव रहते हैं, ताकि जो हम लोग के पास है वो उन लोग के पास नहीं है, और जो हम लोग के पास है वो उन लोग के पास नहीं है। जैसे CO2 हम लोग के पास है और O2 हम लोग के पास नहीं है, तो O2 उन लोगों से लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपने CO2 को उनके पास भेजते हैं, और O2 हम क्या करते हैं, उनसे लेते हैं। ठीक है ना। तीसरा देखिए पोषक तत्व। पोषक तत्व अगर यदि मान लीजिए कि जल रहे और O2 रहे, अगर पोषक तत्व नहीं रहेगा तो कोई भी पौधा वृद्धि नहीं कर सकता है। पौधे को वृद्धि करना यानी एक मनुष्य की तरह पौधा भी कार्य करता है। जिस प्रकार मनुष्य में अगर यदि कोई पोषक तत्व नहीं हो, अगर कोई विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा सब नहीं है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी विभाजन नहीं कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार पौधे में प्रक्रिया होती है। अगर उनके पास जल और O2 मिले और मान लीजिए उनके पास पोषक तत्व की कमी हो तो वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। सपोज मानिए, समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक ही पास में दो हमने क्या लगा, पौधा लगा दिया। एक पौधे में हमने पोषक तत्व और जल और O2 का पूरा भरपूर मात्रा में हमने उसको उपयोग कराया, और एक में सिर्फ जल का उपयोग कराया। अब आप वहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दोनों में वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी होगी और किसकी कम वृद्धि होगी। जिसमें हमने सिर्फ जल का उपयोग किया उसमें वृद्धि बहुत कम होगी, और जिसमें पोषक तत्व के साथ हमने O2 और जल का उपयोग किया उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, और वो वृक्ष बहुत देखने में भी अच्छा होगा। तो आई होप कि दोस्तों यह पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वृद्धि की अवस्थाएं 3 होती है, जल, O2 और पोषक तत्व। यह आवश्यक तत्व है एक पौधे को वृद्धि करने के लिए। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अगर ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। बाकी जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में बताएंगे कि पादप में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त देते, जय हिंद, जय भारत।